नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और सबसे पहले बात करेंगे देश को मिले पहले वंदे मेट्रो ट्रेन की सौगात की। जी हां, देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का इंतजार खत्म हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को पहली वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नमो भारत रैपिड रेल भुज से, गुजरात के भुज से शुरू होकर अहमदाबाद पहुंचेगी, जो 359 किलोमीटर की दूरी महज 5 घंटे 45 मिनट में तय करेगी। क्या है देश के नमो भारत रैपिड रेल की खूबियां? हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने ट्रेन का जायजा लिया। देश की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का इंतजार खत्म हुआ। ये सौगात मिली है गुजरात को। भुज से अहमदाबाद के बीच चलेगी पहली वंदे मेट्रो ट्रेन और ये है इसका फर्स्ट लुक, फर्स्ट इंप्रेशन। बिल्कुल वंदे भारत की तर्ज पे ही वंदे मेट्रो ट्रेन बनी है और इसको आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाया गया है। इसका कलर कॉम्बिनेशन एक्सटीरियर में अगर आप देखें तो बिल्कुल वंदे भारत ट्रेन की तरह ग्रे और ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन लिया है, जिसमें आपको वंदे मेट्रो ट्रेन की ब्रांडिंग मिल जाएगी और साथ ही साथ भारत का मेक इन इंडिया लोगो भी यहाँ पर मिल जाएगा। इंडियन रेलवेज की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको नजर आएगी और ये लुक एंड फील आपको लगभग वंदे मेट्रो जैसा ही रिसेंबल करेगा, ठीक वैसा ही दिखाई देगा। लेकिन अंदर से क्या कुछ इसकी खासियत है, इंटीरियर्स में क्या कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं, वो आपको बताते हैं। जैसे ही आप ट्रेन में एंटर करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट साइड में आपको दिखा देता हूँ। ये है वो हिस्सा जिसे कॉकपिट आप कह सकते हैं, यानी कि जहां से पूरी वंदे मेट्रो ट्रेन एक्चुअली में कंट्रोल होगी। लोको पायलट यहां पर बैठ करके पूरी ट्रेन को ऑपरेट करेंगे। खास बात यह है कि ये जो केबिन है, जो लोको पायलट के लिए जो स्पेस है, इसको भी काफ़ी आधुनिक बनाया गया है। एयर कंडीशनड ये केबिन रहेगा, जहां पर हाई एंड इक्विपमेंट्स के जरिए और प्रॉपर इस तरीके के मॉनिटर्स के जरिए पूरी ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा और इसमें वो तमाम फीचर्स मौजूद हैं जिससे ट्रेन को काफ़ी एफिशिएंटली ऑपरेट किया जाए। अब बात पैसेंजर्स की करते हैं कि पैसेंजर्स के लिए वंदे मेट्रो ट्रेन में क्या कुछ नया है और किस तरीके से ये वंदे भारत ट्रेन से अलग ट्रेन रहने वाली है। एक दिलचस्प बात यह है कि जब आप इसको पहली नज़र में देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक ये वंदे भारत जैसी ट्रेन नज़र आएगी, जैसे कि ऑटोमेटिक डोर क्लोजिंग सिस्टम, एलसीडी मॉनिटर जो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, इस तरीके के बड़े एलसीडी स्क्रीन जहाँ से आपको पूरी सूचना मिलेगी कि अगला स्टेशन कौन सा है, ट्रेन की स्पीड क्या है, या फिर इस तरीके की जो एस्थेटिक्स है, जो विनाइल रैपिंग है जो आप देखेंगे, ये भी लगभग आपको वंदे भारत ट्रेन जैसी ही नज़र आएगी। लेकिन इसमें काफ़ी हद तक कुछ अलग खासियत भी है, जैसे कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सफिशिएंट स्पेस रखी गई है पेशेंट के लिए कि अगर किसी आपातकालीन स्थिति में किसी पेशेंट को या किसी हैंडीकैप्ड पैसेंजर को ट्रैवल करना पड़ता है तो उनके लिए पर्याप्त स्पेस यहाँ पर दी जाएगी। अब आपको दिखाते हैं कि इंटीरियर का लुक एंड फील कैसा है, तो आप आइए और देखिए कि ये है वंदे मेट्रो ट्रेन का इंटीरियर, जहाँ पर आपको ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा और आपको सबसे पहली झलक मिलेगी कि किस तरीके की कुशन सीट्स का इस्तेमाल किया गया है। आपको बता दें कि एक वंदे मेट्रो ट्रेन में 12 कोच हैं और पूरी वंदे मेट्रो ट्रेन की जो सीटिंग कैपेसिटी है, यानी कि बैठ करके जो यात्री सफ़र कर सकते हैं, उनकी संख्या तकरीबन 1150 है। लेकिन तकरीबन 3000 मुसाफिर टोटल सीटिंग और स्टैंडिंग मिला करके वंदे मेट्रो ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। जो खड़े होकर के यात्री जाना चाहेंगे या यात्रा करेंगे, उनके लिए इस तरीके के मजबूत स्टर्डी हैंडल बार दिए गए हैं ताकि वो खड़े होकर के यात्रा कर पाएँ। अब बात करते हैं किराए की। भुज से अहमदाबाद तक का जो 359 किलोमीटर तक का जो सफ़र है, उसके लिए यात्री को 455 रुपये चुकाने होंगे, जबकि जो मिनिमम किराया इस ट्रेन का होगा वो होगा 30 रुपये। ये पूरी वंदे मेट्रो ट्रेन अनरिजर्व्ड ट्रेन होगी, जिसमें टिकट ले करके पैसेंजर इसमें ट्रैवल कर सकता है। कुल 9 स्टेशन इसमें शामिल होंगे बीच में, यानी कि भुज से अहमदाबाद तक के सफ़र में बीच में 9 स्टेशन है जहाँ पे ट्रेन रुकेगी, जिसमें साबरमती जैसे स्टेशन शामिल है। और इसके जरिए कोशिश यही है रेलवे की कि जो इस तरीके से छोटे डिस्टेंस के बीच में जो ट्रेन चल रही है, उसके जरिए उसमें सुधार लाया जा सके, उसको मॉडर्न बनाया जा सके और जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है उसको बेहतर बनाया जा सके। तो आपने समीर की रिपोर्ट तो देख ली और खुद समीर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और उन्होंने तमाम खूबियां बता दी। लेकिन समीर, मेरा एक निजी अनुभव भी है और मैं वाकई
कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंप्रेशन, और यही मुझे नजर आया है क्योंकि मैं खुद एक बार अहमदाबाद से भुज की यात्रा कर चुका हूं, और सामान्य ट्रेन की यात्रा आप जानते ही हैं। मैं अहमदाबाद तो फ्लाइट से पहुंचा, लेकिन वहां से भुज तक की यात्रा मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग रही, और वाकई मुझे देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। एक तो इसका लुक बड़ा प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत लुक है, आपने तमाम तस्वीरें भी दिखाई, और जितनी बातें आप बता रहे थे वो सब बड़ी आकर्षक हैं। एक तो फेयर के उस पे, दूसरा अहमदाबाद से भुज के बीच में जो यात्रा बनने वाली, और किस तरह से आप इसको करंट डेट पे इस यात्रा में आप तुरंत टिकट लेके, पूरी तरह से अनरिजर्व ट्रेन है, ये सब चीजें एक्साइटिंग कर रही हैं। जरा बताइए यात्रियों का अनुभव कैसा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ट्रेन में ही सफर कर रहा हूँ। भुज से सफर की शुरुआत हुई थी, चूंकि इनॉग्रल रन है तो 4 बजे ट्रेन चली थी। कमर्शियल रन में जब आएगी तो सुबह 5:05 पर ये इस ट्रेन की सफर की शुरुआत होगी। लेकिन यात्रियों में अच्छा खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल पा रहा है। आप देखें तो ट्रेन को फूलों से सजाया गया है, लेकिन यात्रियों की संख्या भी इस वक्त अच्छी खासी नजर आ रही है। आपको बता दें कि जो भुज से अहमदाबाद तक का जो सफर है वो करीब 6.25 घंटे में इसको पूरा किया जाएगा। लेकिन पैसेंजर्स में अगर आप देखें तो सेल्फी लेने का, रील बनाने का जो क्रेज है वो साफ नजर आ रहा है। लेकिन पैसेंजर के शब्दों में अगर सुने, आपका एक्सपीरियंस अभी तक का कैसा है? आपको इस ट्रेन की क्या अच्छी बात लगी, क्या खास बात लगी? ट्रेन तो वैसे अगर शुरू से शुरू करूँ तो पहले से वंदे मेट्रो की तरफ से लॉन्च किया गया था, और ये एक इंटरसिटी ट्रेन के टाइप से थी, चलने वाली थी। अभी इसका नाम चेंज करके नमो भारत कर दिया गया है। तो नमो भारत जो पहली ट्रेन है वो हमारी दिल्ली मेरठ के बीच में एक हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी, सेमी हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी ऐसा चलती है, तो उसी के तर्ज पे इसको भी रखा गया। ओवरऑल ट्रेन का डिजाइन जो है बहुत ही स्लीक है, मिनिमलिस्टिक है, और जो भी आपको ऐसे देखने में लगेगा कि बहुत ही ज्यादा मिनिमल है, बट सारी की सारी चीजें जो भी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी, सीट आप देख सकते हो, पैडिंग बहुत ही अच्छी है, मतलब ऐसे देख के लगे हाँ कंफर्टेबल है। आप मतलब आराम से 4-5 घंटे बिता सकते हो इस पे, और उसी के हिसाब से इसका डिस्टेंस भी डिसाइड किया गया है कि एक इंटरसिटी। किराया आपको लग रहा है ठीक है? किराया काफी सही है, एसी के हिसाब से बहुत ज्यादा सही है, क्योंकि किराया अभी एवरेज ऑन एन एवरेज इट इज 1 किलोमीटर पर 1 रुपीज पर किलोमीटर। हाँ, इट इज गुड। तो किराया भी ठीक है। और लोगों से भी हम यहाँ पर एक राय ले लेते हैं। आप लोग का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा सर अभी तक, और गाड़ी का एक्सप्रेशन जो कंफर्ट है सब कुछ अच्छा है सर। किराया ठीक? किराया ठीक है सर, स्टार्टिंग 30 रुपए से स्टार्ट होता है। 30 रुपए? हाँ, जो सबसे कम किराया उसका। अगर आप एक चीज नोटिस करें तो जो युवा लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं, वो अच्छी बात ये है कि वो स्कूल जाने वाले लोग हैं, जो 1-2 स्टेशन जो ट्रैवल करते हैं वो ज्यादातर लोग इसमें मौजूद हैं, और उनको अच्छी बात ये लग रही है कि कम से कम वो सेफ एनवायरनमेंट में, कम किराए में कंपेरेटिवली वो ट्रैवल कर पाएंगे। कुछ और बच्चे भी इस वक्त हमारे पास में हैं, उनसे भी राय ले लेते हैं कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है हमारा, अब तक का जर्नी बहुत अच्छे से गई है हमारी, सो वी आर हैप्पी टू गेट अ राइड ऑन दिस। और आपको क्या लगता है कि अगर आप जो स्कूल जाते हैं कंपेरेटिवली किसी और मोड, ट्रांसपोर्ट मोड से जाते हो और इसमें जा रहे हैं, क्या फर्क आपको लग रहा है, क्या बेहतर लग रहा है? किराए की भी बात को अगर किराया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो देखा जा रहा है कि यहाँ पे फेयर बहुत कम है, काफी अलग, यानी ट्रेन के कंपेयर में या फिर अदर ट्रांसपोर्ट मीडिया के कंपेयर में। सेकेंडली यहाँ पे फैसिलिटीज काफी अच्छी है, ऊपर से क्या बोलते हैं कि यानी हमारा कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है, सो काफी अच्छा है, और यानी आपको काफी डिजिटल फील होता है ये ट्रेन में बैठने से। कंफर्टेबल? Yeah, please. Okay. Very much comfortable, and like this train is like worth like spending time in, and also we have seen these hangars that if a person needs to stand, they can stand and they can travel. कंफर्टेबल? Yeah. बच्चों ने पूरा टोटल ट्रेन को एनालाइज कर रखा है, उसकी एक एक खूबियां क्या है, और कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर लिया है कि अगर वो अभी तक जो जिस तरीके से उनकी ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस रही है, अभी तक जिस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, और अब जब इस ट्रेन के जरिए वो ट्रैवल कर रहे हैं, तो ओवरऑल कंपैरेटिव एनालिसिस भी उनका काफी बेहतर नजर आ रहा है। कुल मिलाकर के अगर आपको मैं संक्षेप में एक बार फिर से बताना चाहूँ कि ये ट्रेन बाकी ट्रेन से अलग या खास क्यों है, तो आप देखें तो यहाँ से इसका जो लुक एंड फील है, जो इस वक्त अन्य जो मेमू ट्रेन चल रही है उसके मुकाबले सबसे बड़ी बात यह कि एसी ट्रेन है, एयर कंडीशनड ट्रेन बिल्कुल, है। और वो अपने आप में इस ट्रेन को, जैसे हमने कहा कि एक इंप्रेशन जो होता है वही बता देता है। और देखिए, चाहे यात्री हो, चाहे सुविधाओं का संसार, सब जो है अपग्रेड होता हुआ। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस
तमाम तस्वीरों के लिए और यात्रियों के अनुभव भी सीधा लाइव हम तक का पहुंचाने के लिए। और इससे पहले हमारे सहयोगी समीर दीक्षित ने वेस्टर्न रेलवे के CPRO विनीत अभिषेक से भी इस बारे में बातचीत की, जरा वो भी सुन लेते हैं। इस ट्रेन में वो क्या खास बातें हैं जो आपको लगता है कि जो रोड ट्रैफिक है, जो बाकी ट्रेन में जो ट्रैफिक है, आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं, देखो, ट्रैफिक अट्रैक्ट करने की तो बात है ही, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इम्पॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर ट्रेन के बारे में कि देखिए, आज से पहले जो अनरिजर्व्ड पैसेंजर्स थे वो जब भी ट्रैवल करना चाहते थे तो उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ खास नहीं होती थी, क्योंकि अभी नॉर्मली कोई भी आप अनरिजर्व्ड पैसेंजर अगर कोई भी ट्रेन में चलता है तो नॉर्मली वो ट्रेन जो है हमारी नॉन AC रहेगी, ये तो वाजिब सी बात है। इसके अलावा भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो एक बेसिक लेवल की होती है। विद इस ट्रेन के माध्यम से हम जो है वो पूरा का पूरा सिस्टम ही एक तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, जहां हम अपने एस्टीम्ड पैसेंजर्स को ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इंटरसिटी ट्रैवल कर रहे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, अनरिजर्व्ड ट्रैवल करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए फिर भी जो है एक कंप्लीट एयर कंडीशन हाईएस्ट लेवल ऑफ एमिनिटीज़, कंफर्ट एंड सेफ्टी के साथ ये आपको ऑप्शन अवेलेबल है। और यही सब हम जो है एस्पेक्ट्स इस ट्रेन के थ्रू ये फुलफिल करना चाहते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इसके मल्टीपल फीचर्स हैं इस ट्रेन में, चाहे वो सेफ्टी रिलेटेड हो, चाहे कंफर्ट रिलेटेड हो, चाहे वो एस्थेटिक रिलेटेड हो, चाहे वो मॉड्यूलर फिटिंग की बात कर लें, जो हमारे कुशन सीट्स की बात कर लें, जो सेफ्टी फीचर्स हैं, चाहे CCTV कैमरेज हैं, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम है, हमारा स्मोक डिटेक्टर्स हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो जो है हमारे पैसेंजर्स अप्रिशिएट करेंगे। और जहाँ तक बात इसके किराए की है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक पैसेंजर को, कि मान लीजिए भुज में हम अभी खड़े हैं और भुज से किसी को गांधीधाम जाना हो, तो अगर वो नॉन AC बस लेता है तो उसको 100 से 111 120 रुपये खर्च हो सकते हैं। अगर वो AC बस लेना चाहेंगे तो उनको कहीं ना कहीं 140, 150, 160 रुपये देने पड़ सकते हैं। टाइम ऑलमोस्ट 2 घंटे से ऊपर लगती है। अगर इस ट्रेन से जाएंगे तो मात्र 55 मिनट में पहुंच जाएंगे, मात्र 75 रुपीज़ में आप यहां से गांधीधाम पहुंच सकते हैं, और कंप्लीट कंफर्ट में, कंप्लीट AC में। कहने का तात्पर्य यह है कि इस ट्रेन का जो फेयर स्ट्रक्चर है वो मिनिमम 30 रुपीज़ रखी गई है, और प्रत्येक किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली आप 1 रुपये 30 पैसे पे करेंगे। बिल्कुल, तो ये तमाम खूबियाँ और बेहतर तरीके से यात्रियों का अनुभव और ज़्यादा अपग्रेड होता हुआ। चलिए कुछ और अहम खबरों की ओर अब बढ़ते हैं। नया शिखर बनाने के बाद निफ्टी आज ऊपरी स्तर से फिसलकर हालांकि 25,400 के नीचे बंद हुआ, लेकिन 25,200 का स्तर बचाया। बैंक निफ्टी में आज 200 अंकों से ज्यादा की तेजी नजर आई। बाजार पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं आशीषा। बिल्कुल शानदार दिन रहा भारतीय बाजारों के लिए। ऑल टाइम हाई लेवल्स बाजार ने टच किए। निफ्टी में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी दिखी और थोड़ी सी गिरावट भी दिखी, लेकिन ऑल इन ऑल 25,380 के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया, और ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफ़ी एक्शन था। निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स की बात करें तो NTPC, हिंडाल्को, JSW स्टील, श्रीराम फाइनेंस और L&T, ये कुछ स्टॉक्स थे जो टॉप गेनर्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स में। इसके अलावा निफ्टी एनर्जी की बात करते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी एक्शन था। इनफैक्ट ये सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर भी था आज के ट्रेडिंग सेशन में। अदानी ग्रीन, याद रखें अदानी ग्रीन और अदानी पावर को कुछ नए ऑर्डर्स मिले महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स में तेज़ी दिखी। इसके अलावा पावर स्टॉक्स में भी काफ़ी एक्शन था, लेकिन लूजिंग साइड पर याद रखें निफ्टी FMCG इंडेक्स में काफ़ी कमज़ोरी थी। इंडियन गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई क्रूड और एडिबल पाम ऑयल पर, जिसके चलते FMCG स्टॉक्स में कमज़ोरी दिखी। वरुण बेवरेजेस और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ये कुछ टॉप लूजर्स थे निफ्टी FMCG इंडेक्स से। इसके अलावा मेटल शेयरों में चमक आज भी बरकरार थी। फेडरल रिजर्व की बैठक होगी 17 और 18 सितंबर को, और फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट तक दरें घटा सकती है। इस उम्मीद से मेटल शेयरों की चमक आज थी। नैल्को और हिंदुस्तान कॉपर कुछ टॉप गेनर्स थे निफ्टी मेटल इंडेक्स से। इसके अलावा बैंकिंग शेयरों में भी आज काफ़ी एक्शन रहा। तीसरे दिन लगातार निफ्टी बैंक इंडेक्स हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया 52,100 के लेवल्स पर। तो ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छा दिन रहा। ऑल टाइम हाई लेवल्स भारतीय बाजारों ने टच किए। FMCG इंडेक्स में थोड़ी सी कमज़ोरी थी, बट बाकी एक्शन काफ़ी अच्छा था।
शुक्रिया आशीषा इस अहम जानकारी के लिए। और कल किन इवेंट्स पर रहेगी नजर, हमारे सहयोगी वरुण दुबे से जानते हैं। जी वरुण, बताएं। देखिए, कल के लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो आपको नज़र रखनी है WPI के आंकड़े पे, क्योंकि कल जो है वो इंडिया के WPI के आंकड़े आने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है, एक इकोनॉमिक आंकड़ा जिस पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा एक्स डिविडेंड है, काफ़ी सारे स्टॉक्स जैसे कि दिल्ली बिल्डकॉन, ईडलवाइज फाइनेंशियल, आज इस स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने मिली। कल एक्स डिविडेंड होने वाला है, NMDC कल एक्स डिविडेंड है। तो इन स्टॉक्स में आपको एडजस्टमेंट्स देखने मिलेंगे, तो यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। इसके अलावा दुनिया भर में काफ़ी सारे बाजार है जो कि आज छुट्टी पे थे, खासकर एशियन मार्केट्स कल भी छुट्टी पे रहेंगे। चाइना और कोरिया के बाजार कल बंद रहेंगे। तो आप एशियन बाजार जब भी देखें तो इसको याद रखिएगा कि चाइना और कोरिया बंद रहने वाला है। लेकिन इंटरनेशनली US के मार्केट्स पे आपकी खास नज़र होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिन की जो फेड की बैठक है वो दरअसल कल से शुरू हो जाएगी। हालांकि इसका जो परिणाम है वो हमें बाद में मिलेगा देखने, लेकिन हाँ, जो बैठक है वो कल से शुरू हो जाएगी। तो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जहाँ पे आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा US में और भी आंकड़े आने वाले हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े आएंगे, रिटेल सेल्स के आंकड़े आएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो US सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है कल के दिन, क्योंकि काफ़ी सारे आंकड़े भी आने वाले हैं और फेड की बैठक भी होने वाली है। इसके अलावा तो कुछ एशियन मार्केट्स बंद है, कुछ स्टॉक्स में एक्स डिविडेंड है और हमारे यहाँ WPI का आंकड़ा आने वाला है, तो वहाँ पर आप नज़र रखिएगा। शुक्रिया करेंगे वरुण आपका इन खास जानकारी के लिए। और अब बढ़ते अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी शरद दुबे आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया मार्केट में एक्शन भरा पंच। जी शरद, बताएं। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है 5 का पंच में, जहां पे मैं 5 इंपॉर्टेंट थीम या स्टॉक्स लेके आता हूं, जहां पे आपके न्यूज़ फ्लोज, वॉल्यूम्स या इम्पॉर्टेंट एक्शन देखने मिलता है। सबसे पहले मैं शुगर स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा, जहां पे अच्छी मोमेंटम देखने मिली है दिन के ट्रेड में, जहां पे गवर्नमेंट ने शुगर मिल्स को अलाउ कर दिया है प्रोड्यूस करने के लिए रेक्टिफाइड स्पिरिट और आपका एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, जो शुगर जूस और आपका बी हैवी मोलासेस से आता है। पहले 2023 दिसंबर में ये जो बात थी, जो आंकड़े थे, इनको जो है बैन की गई थी इस यूसेज को। तो अब जो है ये सेंटिमेंटली पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है और उसके कारण शुगर स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिली है। FMCG स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, जैसे कि HUL, GCPL, और इन स्टॉक्स में भी जो है थोड़ी बज़ और न्यूज़ फ्लो आई थी, जहां पे भारत ने जो है गवर्नमेंट ने बेसिक इंपोर्ट टैक्स जो है क्रूड और रिफाइंड एडिबल ऑयल्स में 20% तक जो है बढ़ा दिया गया है। अब इसका इम्पैक्ट ये है कि इनके जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स होती है वो इम्पैक्ट हो गई है। इसके कारण थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर इन स्टॉक्स में देखने मिली। एक्सचेंजेस में भी आज अच्छी तेज़ी देखने मिली। BSE की बात करें तो 15% से ऊपर, MCX में देखें तो 3 से 4% का ग्रोथ। और इसका कारण क्या है? आगे जाते हुए जो है NSE की लिस्टिंग हो सकती है। इसको क्यों बोल सकते हैं हम? क्योंकि NSE की जो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो आई थी कि सेबी ने प्रोसीडिंग्स जो कोलोकेशन की केस है उसको बंद कर दिया गया है। अब इसके कारण जो है एनालिस्ट का मानना है कि पोटेंशियल वैल्यू अनलॉकिंग एक्सचेंज स्पेस में देखने मिल सकती है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस हमारा चौथा स्टॉक रहेगा और शानदार लिस्टिंग देखने मिली। 114% का जो है ओवरऑल प्रीमियम आया है IPO प्राइस से, और जो प्राइस था IPO का वो 70 रुपये का था और ये प्राइस इनका 151 रुपीज़ पर शेयर का था। और अभी भी स्टॉक में अच्छी वॉल्यूम्स देखने मिली है। एक IPO की लिस्टिंग, 3 इंपॉर्टेंट थीम्स जो हमने पहले पकड़े। हमारा आखिरी स्टॉक आता है ब्रोकरेज का। यहाँ पे मैक्रोटेक डेवलपर्स में एक अच्छी तेज़ी आई और नोमुरा की एक रिपोर्ट आई है, जहाँ पे इनिशिएट बाई किया और जो टारगेट प्राइस है वो 1600 रुपये प्रति शेयर पे रखा। अच्छी अर्निंग्स विजिबिलिटी है। आगे जाते हुए जो प्री सेल्स ग्रोथ का अनुमान है वो अगले 2 साल के लिए 20% जो है ब्रोकिंग हाउस ने दिया है। और ओवरऑल जो बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स है उसमें भी एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। तो ये 5 अहम स्टॉक्स या थीम्स हैं जो आज हमारे 5 के पंच के लिस्ट में आते हैं। शुक्रिया करेंगे शरद आपका 5 के पंच के तमाम एक्शन को बताने के लिए। इधर मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में आज अच्छी तेजी दिखी। 18% के उछाल के साथ BSE लिमिटेड का शेयर रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। इस तेजी की क्या वजह रही, मार्केट आवर्स में डिकोड किया हमारी सहयोगी आशीषा ने। बिल्कुल, सभी एक्सचेंजेस स्टॉक्स में आज तेज़ी दिखी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे आपने बात की, करीब 16 से 17% की तेज़ी यहाँ पर है। इसके अलावा MCX में भी 4 से 5% की तेज़ी है। IEX, CDSL जैसे कुछ स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी तेज़ी है। याद रखें, NSE के खिलाफ कोलोकेशन केस हुआ था, लेकिन अब सेबी ने क्लीन चिट दे दी है। सब जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो क्लियर कर दिए गए हैं, जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। और इसके चलते
बीएसई के आईपीओ की भी उम्मीदें लगाई जा रही है। शायद जल्द ही एनएसई का आईपीओ एक्सचेंजेस पर आ सकता है और इसी के चलते सभी एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में वैल्यूएशन कैचअप भी दिखाई दे सकता है। तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते सभी एक्सचेंजेस के स्टॉक्स में आज तेजी दिखी है। इनफैक्ट एनएसई के नतीजों की बात करें तो पहली तिमाही के नतीजे काफ़ी शानदार रहे। रेवेन्यूज़ में करीब 50% का ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 40% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया था सालाना आधार पर। इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी रही है। सभी सेगमेंट्स पर मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है और मैनेजमेंट की कमेंट्री आउटलुक को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट बीएसई के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी पहली तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ 149% का था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ करीब 253% का कंपनी ने पहली तिमाही में रिपोर्ट किया था। तो एनएसई के लिस्टिंग की उम्मीद से सभी एक्सचेंजेस स्टॉक्स में तेज़ी दिखी है। इनफैक्ट ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो सभी स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बीएसई के स्टॉक ने करीब 50% के रिटर्न्स निवेशकों को दिए हैं। सीडीएसएल में भी करीब 60% के रिटर्न्स दिखे हैं और एमसीएक्स की बात करें तो 75% तक के रिटर्न्स यहाँ पर भी दिखे हैं। तो एनएसई की लिस्टिंग जल्दी हो सकती है जिसके चलते सभी एक्सचेंजेस स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की मार्केट में दमदार लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग के बाद आगे की राह कैसी रह सकती है, मार्केट आवर्स में पूरा रिसर्च किया हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम ने। चलिए माफी चाहेंगे, यहाँ पर शरद ने इस पूरे रिसर्च को कवर किया। जी शरद। जी बिल्कुल, आज जो था आईपीओ ऑफ द डे बजाज हाउसिंग फाइनेंस है, जहाँ पे शानदार लिस्टिंग देखने मिली और 114% प्रीमियम पे जो है कंपनी लिस्ट हुई है। बात करें तो 70 रुपये का इशू प्राइस था और जो लिस्टिंग प्राइस आई है वो ऑलमोस्ट 150 रुपये प्रति शेयर पे जो है लिस्टिंग प्राइस देखने मिली है। लगभग इसकी सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 64 टाइम्स उनके आईपीओ सब्सक्रिप्शन देखने मिली और ये रिकॉर्ड 3 लाख करोड़ के ऊपर की बोलियां लगी। इसके अलावा लिस्टिंग के बाद प्रमोटर बजाज फाइनेंस का हिस्सा जो है 11% घट के ऑलमोस्ट 89% हो जाता है। वही अगर जून 2024 के औसत लें तो उसके टोटल लोन वैल्यू रेशियो ऑलमोस्ट 69% का है और ये औसत लोन टिकट साइज़ बोले तो ऑलमोस्ट 46 लाख रुपीज़ का है। वित्त साल 2020 से वित्त साल 2024 यहाँ तक AUM जो है लगभग 29% का ग्रोथ दिया है और ऑलमोस्ट बढ़ के 91,370 करोड़ का हो गया है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, गुजरात, दिल्ली में जो AUM है टोटली यहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और 85% हिस्सा जो है आपके बजाज हाउसिंग फाइनेंस को आता है। AUM ग्रोथ की बात करें तो 30% का CAGR है और NPA शानदार है, आप कह सकते हैं 1% से कम। अब वैल्यूएशंस की बात आती है, पहले तो IPO प्राइस की वैल्यूएशंस की बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू पे तो ऑलमोस्ट 3.2 टाइम्स था। उनके पीयर्स की बात करें तो वो रेंज करें 1 to 2 टाइम्स पे और लिस्टिंग के बाद ये वैल्यूएशन डबल हो चुका है, ऑलमोस्ट 7 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू हो चुका है और सबसे महंगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है वैल्यूएशंस के तौर पे। तो आज ओवरऑल शानदार लिस्टिंग आई है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, जहाँ पे 114% का प्रीमियम देखा है लिस्टिंग गेन्स में। शुक्रिया करेंगे शरद आपका। बढ़ते हैं आगे। खाने के तेलों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से HUL, गोदरेज कंज्यूमर जैसे FMCG कंपनियों के शेयरों पर आज दबाव देखने को मिला। पूरी खबर बता रहे हैं विश्व मोहन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो ड्यूटी बढ़ने की वजह से उनके जो इंपोर्ट अगर महंगा होगा तो उनके लिए जो रॉ मटेरियल के जो कॉस्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से FMCG कंपनियों के लिए ये नुकसान की खबर है। अगर आप ड्यूटी की बात करें तो बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी जो क्रूड पाम तेल, क्रूड सोयाबीन और क्रूड सनफ्लावर ऑयल पे इंपोर्ट ड्यूटी, बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी 0 थी, लेकिन AIDC जो एग्री इंफ्रा डेवलपमेंट सेस थे वो लगा के उन पे 5.5% के आसपास की ड्यूटी थी। तो अब 20% ड्यूटी बढ़ाई गई है। अब इफेक्टिव ड्यूटी क्रूड सनफ्लावर, सोया और पाम पर ये ड्यूटी 27.5% हो गई है। वहीं रिफाइंड पर ये ड्यूटी बढ़कर
36% से भी ज़्यादा हो गई, 35.75% हो गई है। तो ये उन कंपनियों के लिए जिनके रॉ मटेरियल में जिनका इस्तेमाल होता है क्रूड पाम का, उनके लिए तो ये निगेटिव खबर है। लेकिन किसानों के लिहाज से देखें तो ये काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि किसान लंबे समय से ये इसकी मांग कर रहे थे कि ड्यूटी को बढ़ाया जाए। अब सोयाबीन का अराइवल सीजन आ रहा है अक्टूबर से, ऐसे में भाव एमएसपी के भी नीचे आ गया था। सरकार ने तो एमएसपी पे खरीदारी शुरू करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में इतना सस्ता इंपोर्ट होगा तो डेफिनेटली उसका असर के भाव पर होगा। और आगे की जो बुआई होती, चाहे वो सरसों को लेकर बुआई होती रबी सीजन में, उसकी खेती पर भी असर होता। तो यहाँ पर ग्राउंडनट के किसान, सोयाबीन के किसान और आगे के सीजन के लिए सरसों के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ड्यूटी बढ़ने से हो सकता है कि रिफाइंड का इंपोर्ट कम हो, क्रूड पाम, क्रूड सोयाबीन और क्रूड सनफ्लावर ऑयल का ज़्यादा यहाँ पर इंपोर्ट हो। तो यहाँ पर रिफाइनर्स के काम जो बंद पड़ गए थे, उनके काम में तेजी आएगी। तो ये एक अच्छी रिफाइनर्स के लिए अच्छी खबर है, साथ ही किसानों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन जिनके रॉ मटेरियल में जिनका इस्तेमाल यहाँ पर क्रूड तेल का होता है, जिसमें पाम का ज़्यादा इस्तेमाल कंज्यूमर जितनी भी एफएमसीजी कंपनियां हैं वो करती हैं, उनके लिए ये निगेटिव खबर है। शुक्रिया करेंगे विशु मोहन आपका इस अहम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।